सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जी के क्लासेस फॉर प्रिपरेशन में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो इसी के साथ आज का जो हम जो चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, वो राज्य से साम्राज्य की ओर, यानी राज्य पहले कैसे थे, उसके बाद जो है साम्राज्य कैसे वो बन गए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमने 2300 साल 2400 साल पहले जिन राज्यों के बारे में हमने बात की, तो वो किस तरीके से और आगे की तरफ बढ़े और किस तरीके से उन्होंने अपना उस राज्य को विस्तारित किया। ठीक है, तो आज हम इसी चैप्टर के साथ जो है आप लोगों को एक जो है चैप्टर 7 राज्य से साम्राज्य की ओर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम पे आप @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जो इसके पीडीएफ और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यू शुड डाउनलोड दैट क्वेश्चंस और रीड केयरफुली। ओके, सो आप YouTube की जो क्लास है हमारी, वो @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से है। आप नाम सर्च गौरव कुमार मिश्रा के नाम से भी नाम सर्च करके उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो YouTube की क्लास है वो 32वीं YouTube की क्लास है और इसी के साथ हम लोग जो है आप देखेंगे कि आज 12 जून है और जो हम आपके लिए जो एक नई क्लास जो है लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य पहले कैसे थे और राज्य के बाद साम्राज्य उनका जो है विस्तार किस तरीके से हुआ। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण जो राजा थे, वो जो राजा किस तरीके से और कितने शक्तिशाली बने और कैसे शक्तिशाली बने, इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सारनाथ के अशोक स्तंभ से। ठीक है, आपने सुना है सारनाथ का अशोक स्तंभ, उसके बारे में आप अच्छे से परिचित हैं। ठीक है, आपने नोट के ऊपर भी देखा है, सिक्के के ऊपर भी देखा है। तो जो सारनाथ में जो स्थापित जो स्तंभ है वो अशोक के द्वारा अशोक के निर्देश पर उस स्तंभ को जो है लगवाया गया है। और आप देखेंगे कि पत्थरों पर अभिलेख जो उत्तीर्ण किए गए थे ना, वैसे कई जगहों पे जो है अशोक ने लगवाए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अशोक कौन थे। अशोक कौन थे? अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। ठीक है, यानी बिंदुसार के पुत्र अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और आप जानते हैं कि सबसे पहले जो अशोक जिस साम्राज्य के जो शासक बने थे, उनको जो है उस शासन को आप देखोगे कि उस राज्य को स्थापित करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसको 2300 साल पहले स्थापित किया था। अच्छा, उस शासन को स्थापित करने में जो आप देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी मदद किसने की थी? तो चाणक्य कह सकते हैं आप, कौटिल्य कह सकते हैं। चाणक्य या कौटिल्य नामक जो एक बहुत ही अनुभवी और बहुत ही चालाक किस्म के जो पुरुष थे, वो थे वो एक्चुअली उनका जो दिमाग था वो बहुत तेज था। तो उनकी मदद से जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उन्होंने इस शासन को स्थापित किया था। अच्छा, इसका जिक्र जो है ना, हमें जो उनकी पुस्तक है ना, आप कहोगे जो चाणक्य की जो पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका जिक्र हमें मिलता है। ठीक है, अब राज्य और साम्राज्य में क्या फर्क है, अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि राज्य क्या है व साम्राज्य क्या है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि राज्य और साम्राज्य, राज्य एक आप कहोगे कि साम्राज्य जो होते हैं वो बहुत बड़े नगर होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े नगर थे। इसमें साम्राज्य की जो राजधानी थी उस समय पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख जो है राजधानियां उसकी थी, या उसके प्रमुख जो है नगर थे। जो तक्षशिला था तक्षशिला आप देखोगे कि तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के अपने जाने माने जो है मार्ग पर था। और दूसरी तरफ जो उज्जैन था, उज्जैन उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले मार्ग पर पड़ता था। अच्छा, नगरों में जो थे ना, नगरों में कौन कौन रहते थे? नगरों में जो व्यापारी रहते थे, सरकारी अधिकारी रहते थे, और आप देखोगे शिल्पकार वगैरह जो है नगरों में रहते थे। ठीक है,
साम्राज्य जो थे, साम्राज्यों में और क्या इनकी मतलब कहोगे कि साम्राज्यों के अलावा साम्राज्यों में और कौन कौन से लोग रहते थे? तो साम्राज्यों में, साम्राज्य जो है बड़े क्षेत्रों में जो ना किसान, बड़े क्षेत्रों में किसान रहते थे, पशुपालक, और जो पशुपालक और जो किसान थे ना वो बड़े क्षेत्रों में रहते थे, यानी उनकी जो रहने की जो जगह थी वो गांव की तरफ थी। हालांकि साम्राज्य में आपको पता है कि शहर भी होते हैं, गांव भी होते हैं, तो इस तरीके से उनकी जो रहने की जो जगह थी वो गांव की तरफ थी, वो गांव की तरफ बसे हुए थे। मध्य भारत जो था ना, उस समय का जो मध्य भारत था, उस समय का जो मध्य भारत था, वो मध्य भारत ज्यादातर ना आप देखोगे कि जो मध्य भारत का जो ज्यादातर हिस्सा था वो जंगलों का हिस्सा था। ठीक है, ज्यादातर जो हिस्सा था जंगलों का हिस्सा था। और मध्य भारत में कौन रहते थे? मध्य भारत में जो जंगलों में रहने वाले लोग थे, जिनका काम था जो अब जो हमने संग्राहकों के बारे में पढ़ा था ना, संग्राहक और शिकारी जो थे, इस तरीके के लोग वहां पे रहते थे। ठीक है, अलग अलग भाग में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जो साम्राज्य होते थे वो अलग अलग भाग में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, और अलग अलग प्रकार के उनके भोज्य पदार्थ, आप कह सकते हो भोज्य पदार्थ या भोजन जो थे अलग अलग प्रकार के थे। अलग अलग किस्म की पोशाकें थी। ठीक है, अलग अलग किस्म की पोशाकें थी। तो आप देखोगे कि किस तरीके से जो साम्राज्य था वो किस तरीके से विस्तारित था। काफी लंबे चौड़े जो भाग में, जो आप देखोगे जो मगध था ना, वो काफी लंबे चौड़े भाग में वो फैला हुआ था। ठीक है, अब किसी जो साम्राज्य है, साम्राज्य की अगर 3 राजधानियां होंगी तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरीके से कितना विस्तारित होगा। और अलग अलग जगह से, मान लीजिए राजधानी क्यों बनाई जाती है? राजधानी इसलिए बनाई जाती है ताकि राजधानी के नजदीक में पड़ने वाली जितनी भी जगह हो, राजधानी के नजदीक में पड़ने वाली जितनी भी जगह हो, उन पर आसानी से शासन किया जा सके, उसको अपने मतलब अधिकार क्षेत्र में रखा जा सके आसानी से। ठीक है, राज्य जो थे वो साम्राज्य से भिन्न कैसे होते थे? अब हम बात करते हैं राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न थे। तो आप देखेंगे कि जो साम्राज्य जो थे वो कई राज्यों में बटे हुए थे, यानी राज्य जो था वो छोटा हिस्सा होता था। ठीक है, जो आप देखोगे कि जो राज्य थे वो जो साम्राज्य थे वो कई राज्यों में बटे थे। ठीक है, और आप देखोगे कि रक्षा के लिए, ठीक है, रक्षा के लिए जो देखोगे कि आप रक्षा के लिए सेना की आवश्यकता पड़ती थी। भाई जब इतनी बड़ी जगह होगी तो उसकी रक्षा के लिए तो सेना की आवश्यकता पड़ेगी। आप जैसे अपने यहाँ पे देख लो, आज के समय की अगर हम बात करें तो पुलिस की व्यवस्था है। अपने जो एरिया हैं, मान लीजिए कि जो बॉर्डर की जो बाउंड्री, भारत की जो बॉर्डर की बाउंड्री है, वो तरह तरह की फोर्सेज लगी हुई हैं वहाँ पे। किस लिए लगी हैं? ताकि अपने देश की हम रक्षा कर सकें। तो इसी तरीके से वहाँ पे भी वो अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा करने के लिए उनको सेना की आवश्यकता पड़ती थी। अच्छा, साम्राज्यों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जो है जरूरत पड़ती थी। यानी जो सम्राट जो थे ना, उनको राजाओं की तुलना, यानी जो राज्य का तो राजा होगा और साम्राज्य का कौन होगा? सम्राट। तो सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि भाई राज्य छोटा होता है हिस्सा, और जो साम्राज्य होता है वो बड़ा हिस्सा होता है। तो जाहिर सी बात है कि साम्राज्य यानी सम्राटों को उसके लिए ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी कारण बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। यानी अलग अलग हिस्सों से अलग अलग तरीके के कर इकट्ठे किए जाते थे। उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो किस तरीके से उनकी आवश्यकता होती थी, तो आप देखोगे कि कर इकट्ठा करने के लिए इनको तरह तरह के जो है अधिकारियों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं कि साम्राज्य का प्रशासन कैसा था। ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? तो आप देखेंगे कि जो मौर्य साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था। अलग अलग हिस्सों पर आप देखोगे अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, और आप देखोगे कि जो पाटलिपुत्र के आप देखोगे कि जो पाटलिपुत्र जो था, पाटलिपुत्र यानी पटना, उस समय पाटलिपुत्र कहा जाता, जो आज का पटना है। तो उस समय जो पाटलिपुत्र था वहां से भी जो नजदीक की जो जगह होती थी वहां से सीधा उसके ऊपर उन जगहों के ऊपर नियंत्रण रखा जा सकता था। ठीक है, जो ग्रामीण, जो आप देखोगे जो ग्रामीण जो लोग थे और शहरों के जो किसान थे, जो ग्रामीण किसान और जो शहरों के किसान थे, जो पशुपालक थे, शिकारी थे और शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनसे जो है कर इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जो राजा थे। ठीक है, राजा देखोगे कि आप आप देखोगे कि उन संसाधनों के
या उन राजा के जो संसाधन जो थे और संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती थी, ठीक है। और राजा के आदेशों का पालन ना करने पर, राजा के आदेशों का पालन ना करने पर या उसका उल्लंघन करने पर अधिकारियों को जो है दंड देने का भी आदेश दिया गया था। यानी अधिकारी उन लोगों को दंड देते थे जो राजा के आदेशों का पालन नहीं करते थे। अधिकारियों को बकायदा वेतन दिया जाता था, ठीक है। अधिकारियों को बकायदा वेतन दिया जाता था। क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था, ठीक है। उस समय जो है संदेशवाहक हुआ करते थे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। राजा के कुछ जासूस भी हुआ करते थे, जासूस भी हुआ करते थे जो अधिकारियों के ऊपर जो है जासूस भी हुआ करते थे जो अधिकारियों के ऊपर नजर रखते थे, क्योंकि भाई राजा तो हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते थे ना। तो वो क्या करते थे कि वो अपने जासूसों को रखते थे जो सीधा राजा के नियंत्रण में थे और राजा को उनके बारे में जो है आप देखोगे कि उसके बारे में जानकारियां देते थे, ठीक है। जो सम्राट जो थे उस समय, सम्राट वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में कई प्रांत थे जहां तक्षशिला या उज्जैन जैसे जो प्रांतीय जो है राजधानियां बनाई गई थी और वहीं से शासन किया जाता था, ठीक है। अक्सर जो राजकुमार होते थे ना, जो राजकुमार होते थे, हम वंश के बारे में बात करेंगे आगे कि वंश क्या है और वंश के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो उस समय जो राजकुमार हुआ करते थे, राजकुमारों को गवर्नर या राज्यपाल बनाकर वहां पे राजधानियों में भेजा जाता था, ठीक है। वो वहां की देख रेख करते थे और वहां का शासन वो अपने हाथ में लेकर वो चलाया करते थे, ठीक है। अच्छा, जो प्रादेशिक केंद्र थे, प्रादेशिक केंद्रों के बीच में विस्तृत क्षेत्र थे। इन इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण की कोशिश करते थे। यानी जो मार्ग थे और जो नदियां थी उसके ऊपर जो है नियंत्रण की कोशिश करते थे। जो आवागमन के लिए जो महत्वपूर्ण थे, आप देखोगे कि जो रास्ते होते हैं और जो नदियों के जो नदियां होती हैं उनको भी आवागमन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था। तो आने जाने वाले रास्ते और जो नदियां होती थी उसके ऊपर भी सीधा नियंत्रण राजाओं का या सम्राटों का, आप कहोगे सम्राटों का नियंत्रण, सीधा नियंत्रण होता था, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राजा और सम्राट के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। क्योंकि राजा जो है राज्य के ऊपर नियंत्रण था और जो सम्राट था उसे साम्राज्य के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण था, ठीक है। तो इस तरीके से नदियों और देखोगे कि जो आने जाने वाले जो रास्ते, आवागमन के जो रास्ते थे उसके ऊपर उनका नियंत्रण रहता था। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर व भेंट के रूप में मिलते थे उसे इकट्ठा किया जाता था। उत्तर पश्चिम जो था इलाका, उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए, ठीक है। दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था उस समय, ठीक है। अच्छा, संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता है? नजराना ये होता है भाई भेंट के स्वरूप होता है नजराना है। जैसे मान लीजिए किसी को गिफ्ट दे रहे हैं हम, इस तरीके से नजराना होता है। किसी को नजराना दे दिया, भाई नजराना कह देते हैं हम कि भाई भेंट की जगह नजराना बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जंगल के लोग कुछ हद तक उनको छूट मिली थी, हालांकि उनसे भी चीजें ली जाती थी, तो लेकिन उनको कुछ हद तक छूट मिलती थी और उनसे उम्मीद ये की जाती थी कि जो पदाधिकारियों को वो लोग हाथी, लकड़ी, मधु, यानी जो जैसे शहद हो गया ना, मधु जो शहद होता है, और जो उसमें निकलने वाली जो मोम होती है, मोम, वो चीजें जो लाकर अधिकारियों को वो लोग सौंपते थे, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अशोक के बारे में। हम अशोक के बारे में थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करते हैं कि अशोक की क्या खासियत थी और अशोक किस तरीके से अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया। आपको जैसे मैंने बताया है कि जो अशोक थे वो अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पोते। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और बिंदुसार के पुत्र थे। इनको एक अनोखा सम्राट कहा जाता है, ठीक है, अनोखा सम्राट, अनोखा सम्राट इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसकी वजह है कि आप देखोगे कि जो मौर्य वंश के जो सबसे प्रसिद्ध जो शासक रहे हैं वो अशोक रहे हैं। इन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी, ठीक है। और जो अभिलेख थे वो प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए थे। अभिलेख जो थे किस भाषा में थे? प्राकृत,
प्राकृत भाषा में, और लिपि कौन सी थी? भाषा में, और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, कि अशोक की जो अभिलेख की जो भाषा थी वो कौन सी थी और कौन सी लिपि में लिखा जाता है। बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कौन सी उनकी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी, और लिपि कौन सी थी? वो तो ब्राह्मी लिपि थी। प्राकृत भाषा में क्यों थी? प्राकृत भाषा में इसलिए थी क्योंकि उस समय जो आम लोग थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, ठीक है, ताकि उनको समझने में आसानी हो। जितने भी अभिलेख इन्होंने गुदवाए ना वो प्राकृत भाषा में गुदवाए, और जो उसकी लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। अशोक, जैसे आपको पता है कि कलिंग युद्ध लड़ा था इन्होंने, तो कलिंग युद्ध के बाद ना इनका मन जो है आप देखोगे कि इनका विचलित हो गया खून खराबे को देख के। इस तरीके से उन्होंने जो है युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब कलिंग क्या है? कलिंग कहाँ पे स्थित है? कलिंग जो है तटवर्ती, जो आप देखोगे उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। तटवर्ती इसलिए क्योंकि जो है आप देखोगे कि ये पूर्वी दिशा में जो है समुद्र के किनारे जो है बसा हुआ है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ जो है बसा हुआ है, तो तटवर्ती इलाका है, समुद्र का इलाका है, ठीक है। तो अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद, ठीक है, एक आप देखोगे कि बहुत काफी बड़ा युद्ध था और काफी उन्होंने खून खराबा देखा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्होंने युद्ध से वितृष्णा हो गई उनको। उन्होंने मतलब युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय किया और निर्णय किया कि भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो उड़ीसा यानी जो कलिंग का कलिंग युद्ध था, कलिंग युद्ध से उन्होंने जो है युद्ध को त्याग दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं अशोक के धम्म के बारे में, ठीक है। अशोक के धम्म के बारे में बात करते हैं कि धम्म में उन्होंने क्या बोला, धम्म उन्होंने क्यों अपनाया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अशोक ने अशोक के धम्म के किसी आप देखोगे कि जो अशोक का धम्म है उसमें किसी देवी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि पिता जिस प्रकार अपने पुत्र की देख रेख करता है, अब हालांकि वो सम्राट थे भाई, तो उनको ये लगता था कि पिता जिस तरीके से अपने पुत्र की देख रेख करते हैं, या जिस तरीके से पिता की आवश्यकता पुत्र की देख रेख के लिए होती है, उसी तरीके से एक सम्राट की आवश्यकता जनता के लिए है। और उन्हें लगता था कि जो जनता है, जो उनके साम्राज्य के जो लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा देना उनका कर्तव्य है, और वो अपनी प्रजा को अच्छी शिक्षा व निर्देश दें। और उन्होंने जो वो शिक्षाएं जो है बुद्ध से प्रेरित होकर सीखी थी, ठीक है। वो जो आप देखोगे जो शिक्षाएं जो थी उन्होंने किससे प्रेरित होकर ली थी? उन्होंने बुद्ध से प्रेरित होकर ली थी, ठीक है। उस समय जो थे साम्राज्य में कई धर्मों के लोग थे, उस समय जो थे साम्राज्य में कई धर्मों के लोग थे, अलग अलग धर्म को मानने वाले थे। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ एक अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं वहाँ टकराव की स्थिति बनी रहती है, तो हमेशा वहाँ टकराव की स्थिति बनी रहती थी। आप देखोगे कि जानवरों की बलि दी जाती थी, दासों और नौकरों के साथ जो क्रूर व्यवहार किया जाता था, परिवार पड़ोसियों के बीच अक्सर झगड़े देखने को मिलते थे। ऐसी समस्या को दूर करना जो है अशोक अपना कर्तव्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने धम्म महामत नाम से अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। उन्होंने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए, ठीक है, उन्होंने खुदवाए। और मैंने जैसे आपको बताया कि भाषा कौन सी थी, तो भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी, और लिपि कौन सी थी? लिपि जो थी वो ब्राह्मणी लिपि थी, ठीक है। इसलिए क्योंकि प्राकृत भाषा वहाँ के लोग उस समय अक्सर बोला करते थे, ठीक है। उनकी जो है वो आप कह सकते हो कि जो आम जो भाषा थी वो आम भाषाओं के रूप में प्राकृत को इस्तेमाल किया जाता था। जैसा मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने संदेश को कई स्थानों और शिलाओं में जो है स्तंभों पर खुदवाए हैं। अधिकारियों को कहा कि संदेश लोगों को पढ़कर सुनाएं, और क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे इसलिए उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया। अशोक ने धम्म को विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों में अपने जो है दूत भेजे। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री जो संमित्रा को आप जानते हैं कि जैसे श्रीलंका में उन्होंने भेजा था इस धर्म के प्रचार के लिए। बाद में उन्होंने जो है सड़कें बनवाई,
ठीक है, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए, मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि अशोक किस तरीके से एक महान जो है शासक के रूप में उभरे थे। ठीक है, और किस तरीके से महान शासक के रूप में उनको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, एक शब्द है वंश के बारे में। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वंश क्या है? वंश होता है जैसे कि जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उसे हम वंश कहते हैं। ठीक है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य सबसे पहले राजा बने, कौटिल्य की मदद से उसके बाद बिंदुसार उनके पुत्र राजा बने, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक वो राजा बने। ठीक है, अभी हम बात करने वाले जो संदेश थे, ठीक है, अशोक के जो संदेश थे, वो संदेश किस प्रकार का संदेश था, वो क्या संदेश था जो अपनी प्रजा को देना चाहते थे। ठीक है, आप देखते हैं कि लोग अनुष्ठान करते हैं। ठीक है, अनुष्ठान करते हैं तो अनुष्ठान में लोग क्या करते हैं, कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो अनुष्ठान करते हैं, कोई अपने पुत्र की शादी करता है तो अनुष्ठान करते हैं, जब घर में बच्चा पैदा होता है तो अनुष्ठान करता है। आप देखोगे घर में कोई भी एक आप देखोगे खुशी का माहौल हो या दुख का भी अवसर होता है तो भी अनुष्ठान करता है। तो उन्होंने कहा कि इन अनुष्ठानों को करने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि इन अनुष्ठानों को करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अनुष्ठान आप देखोगे कि ये अनुष्ठान आपको खुशी देते हैं। ठीक है, लेकिन जो आप दूसरों के साथ करते हैं उसका क्या? ठीक है, तो आप देखोगे कि उनका मानना था कि आप दूसरी रीतियों को माने। कैसे दूसरी रीतियों को मानेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप अपने नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ठीक है, मान लीजिए नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, कि किसी जानवर की, किसी दुखी व्यक्ति की मतलब आप देखोगे किसी जानवर की हत्या ना करें, उसकी बलि ना चढ़ाएं, किसी दुखी व्यक्ति को परेशान ना करें। ठीक है, ब्राह्मणों को दान दे, अपने आचरण को अच्छा रखें। इस तरीके से उन्होंने वो चीज़ें बताई कि इन रीतियों को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक बात और कही कि आप अपने धर्म की प्रशंसा ना करें। ठीक है, और अपने दूसरे जो धर्म है उन धर्मों की आप आलोचना ना करें, उनकी बुराई ना करें। तो इस तरीके से कहने का मतलब कि अगर आप अपने धर्म की प्रशंसा करते हैं, अपने धर्म की प्रशंसा आप करते हैं, तो आप एक तरीके से अपने धर्म को दूसरों के धर्मों के सामने जो है वो कमजोर कर रहे हैं। आप अपने धर्मों को जो है नीचा दिखा रहे हैं उसके सामने। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि इस तरीके से उन्होंने अपने जो आप देखोगे कि इस तरीके के जो उन्होंने अपना संदेश था ना, इस तरीके से अपना संदेश जो है बुधवाया था। अच्छा, आपको वो ये उस संदेश में ये भी लिखा था कि आपको जो है दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए, उसके विश्वासों को, उसके साथ जो उसकी विश्वास है लोगों की जो जुड़ी हुई है उसका सम्मान करना चाहिए, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने अपने संदेश को गुदवाया था प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। तो आप देखेंगे कि राज्य से किस तरीके से साम्राज्य बने। ठीक है, तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा कि आपने देखा कि राज्य से साम्राज्य किस तरीके से बने। सबसे पहले हमने शेरों वाला स्तंभ देखा, सारनाथ में हमने बात की उसके बारे में, फिर उसके बाद हमने मौर्य साम्राज्य के बारे में बात की। ठीक है, राज्य साम्राज्य से किस तरीके से भिन्न है वो हमने बात की, साम्राज्य का प्रशासन कैसा था वो हमने बात की। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि अशोक ने किस तरीके से जो है अपने साम्राज्य को विस्तारित किया। ठीक है, किस तरीके से वो एक अलग सम्राट या अनोखा सम्राट उनको कहा जाता है। ठीक है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध से हमेशा के लिए युद्ध को छोड़ने का फैसला क्यों कर लिया। ठीक है, हमने वंश के बारे में जाना। ठीक है, हमने आप देखोगे कि उनके संदेश के बारे में भी जाना। ठीक है, हमने धर्म के बारे में जाना कि उनका धर्म क्या था, उनकी क्या सोच थी। ठीक है, तो आज हमने जो है इस चैप्टर को जो है चैप्टर इतना ही था। ठीक है, इसके बाद हम जो अगला जो चैप्टर लेके आएंगे वो चैप्टर 8 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो क्लास अच्छी लगी होगी। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, और यूट्यूब पे @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से आप सर्च मार के इस चैनल को देख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन, क्योंकि डेली यहाँ पे नोट्स डाले जाते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं, और इस चैप्टर से तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे।
तो आप अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से अपने तैयारियों को जारी रखिए। ठीक है, हम आते रहेंगे फिर से आपके सामने नए नए और चीज़ों के साथ। जैसे आपको पता है कि हम लोग व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की सीरीज चला रहे हैं, तो उसके इसके बाद भी जो है लगातार जो क्लासेस जो है चलती रहेंगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे और अच्छे से और क्लासों को ऑर्गेनाइज किया जाए। ठीक है, अब ये खत्म हो जाए, अब ये जो है हिस्ट्री की जो ये क्लास खत्म हो जाए, हिस्ट्री की क्लास के बाद फिर से हम जो है 7th क्लास की पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर ज्योग्राफी, फिर दोबारा 7th क्लास की हिस्ट्री को हम लोग कवर कराएंगे। तो ऐसे इस तरीके से हम लोग 12th क्लास तक ये कवर कराएंगे। फिर उसके बाद जो है आगे की रणनीति ये है कि जो भी एक टॉपिक को उठाएंगे, संसद के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट उसमें क्या फ़र्क है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, इनकी शक्तियाँ, इनकी जानकारी, इनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उनकी नियुक्तियाँ किस तरीके से, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति किस तरीके से होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं हमें पढ़ने के लिए, तो इस तरीके से हम नई नई क्लासें रेगुलर लेके आते रहेंगे। सो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।